हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग प्रांशु, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग अमिताभ। आवाज ववाज, पिक्चर मिक्सचर सब बढ़िया दिख रहा है? ठीक ठाक, सही सही। बहुत खुश है अनीश बाबू। मैंगो कहते हैं आम। स्टार्ट हो गया भाई अपना अन्ना सर, वो मेरा चरण। गुड इवनिंग यादव जी। एंड गुड इवनिंग मान्य मना। क्या हाल चाल भैया सबके? सब बढ़िया, चकाचक, फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग कालीन जी, कालीन भैया जी। ओके गाइस। अच्छा, एक्चुअली लगता है आज हम लोगों ने टाइम पे चालू कर दिया, इसलिए थोड़ा सा बच्चा बुतरू सब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। फंक्शन फंक्शन का हमने थर्ड तक कर लिया होगा आई होप तो। ये हमने कर लिया था ना। इसमें दो क्वेश्चन थे I think। इसके पहले भी कोई सवाल था क्या बच्चों? इसके पहले कोई सवाल था क्या? ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के अलावा कुछ था क्या? हाँ बेटा, रेंज के लिए आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज निकालनी है। कालीन भैया क्या हो गया, आंखों आंखों में कुछ चला गया क्या? 2 और 3 तो 1 घंटे से दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को। इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट इज द जी ऑफ एफ एक्स, है ना? यादव जी, आपके क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। मतलब कितना बेसिक आप चाहते हैं, मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ बेसिक अकॉर्डिंग टू यू? मतलब आप थोड़ा बताएं हमें कि कितना बेसिक आपको चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर आप आईआईटी जेई जैसी चीज में इंटरेस्टेड लग रहे हैं यादव जी, है ना? अब मुझे लगता है कि आप उसी भीड़ के एक हिस्से में से आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन पढ़ता है, आई थिंक, है ना? मतलब आई डोंट नो कि हाउ मच बेसिक यू डिमांड, है ना? या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसलिए आपने रीजंस ढूंढ रखे हैं अपने जीवन में, है ना, कि व्हेन आई विल नॉट एक्सेल देन व्हाट आई विल से कि हमने बेसिक से नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं किया, है ना? अब उससे ज्यादा बेसिक मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज होती है। इसका मतलब अगर उस लेवल तक नहीं है आप, तो इसका मतलब आपको आना पड़ेगा, है ना? पीएच उसका 7 से ज्यादा है सर। हाँ मतलब ठीक है, फिर देख लो। मतलब एक एक चीज तो इतनी बेसिक से समझाई जाती है, बताई जाती है। और रेंज जब सिखाते हैं तब भी ये बताते हैं कि रेंज में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर भी आप उसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है कि भाई रेंज में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना। तो आप कह रहे हो कि रेंज सर एक बार और बता दीजिए। तो आपके इस क्वेश्चन से ये भी समझ में नहीं आता कि रेंज एक बार बता दीजिए, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि रेंज के बारे में सर ने इतनी सारी बातें बता रखी हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे 6 से 7 लेक्चर सर दोबारा रिपीट कर दीजिए एक क्लास के अंदर। मतलब ये तो मतलब अलग लेवल पे यादव जी आपने काम कर रखा है ना। तो थोड़ा अगर सीरियस हो सको तो अच्छा लगेगा, है ना? बाकी तो चलता रहता है टाइम पास, ऑनलाइन दुनिया है। ऑफलाइन दुनिया में भी टाइम पास ही चलता रहता है बहुतों का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको भी बहुत ज्यादा बेसिक चाहिए होता है, पता नहीं कितना बेसिक। ऐसा लगता है कि आईआईटी को 10 साल का कोर्स बनाना है। 5वीं क्लास से पढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर की हो गई है। सॉरी बोल के अगर आपका कुछ हो सकता है तो मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट भी कर लेता है ना। और माफ
ना करने और करने की कोई वजह नहीं है। आपने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उसको मैं गलती कहूँ, है ना? मुझे लगता है कि आपके माइंडसेट में कुछ दोष चल रहे हैं, माइंडसेट सही कीजिए, है ना? जी ऑफ एफ एक्स निकालने पे आते हैं, है ना? तो मैंने इस केस में आपको बताया था कि जब जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता है बच्चों, तो एक्स की जगह हम क्या रखते हैं, एफ एक्स। तो जब आप एक्स की जगह एफ एक्स रहते हो, मैं आजकल क्या है ना, बड़ा परेशान सा हो गया हूँ। आजकल बच्चों को पता नहीं कौन सा बेसिक चाहिए। फाइनली मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि बेसिक के नाम पे ये क्या है ना, मतलब वो टुच्चे से सवाल करके 2 + 2 = 4 अपने 2 साल की जिंदगी निकालना चाहते हैं। मतलब व्हेन अ स्टूडेंट कंप्लेन्स कि भाई बेसिक से बताए हैं ना, और ये इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, फौज है इनकी। अब कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी फौज है। ये बेसिक के नाम पे एकदम टुच्चापना करना चाहते हैं। मतलब उनका जब कहते हैं ना कि बेसिक से बताया है, तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि सर एफ एक्स इक्वल टू, और ऐसे टीचर एग्जिस्ट भी करते हैं, मैं मना भी नहीं करता हूं, उनका दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जैसा क्राउड होगा वैसा ही बेवकूफ बनाना होता है। तो मैं मार्केटिंग पर्सन तो हूं नहीं, है ना? मार्केटिंग तो मैंने आज तक की नहीं कभी जीवन में, है ना? कि भाई बिल्कुल मार्केटिंग टाइप की चीज करूं। हाँ, जो लगता है मेरे को ऑथेंटिक में, वो चाहते हैं कि इसका भी रेंज निकालना सिखाओ सर। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टी, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो सर इसका रेंज बिल्कुल सिखाओ सर बेसिक से। एफ एक्स इक्वल टू सर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, या साइन एक्स प्लस टू लिख दिया है सर, तो इसका रेंज बताओ सर। मतलब उनकी लेवल जो है ना, वो मतलब एक अलग लेवल पे चीज चल रही है, उनको इन सब चीजों का रेंज चाहिए। साइन एक्स का रेंज दे डोंट नो, ये साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है। तो मतलब बेसिक का मतलब मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। जब मैं पहले बोलता था ना कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता था, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो ऑपरेटिव हो, मतलब किस लेवल से आई है, कहाँ से आ रही है, कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करना होता है। लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है बेसिक का मतलब कि अगर आपने कुछ बता दिया ना गलती से कि ये चीज यूज हो रही है, तब उसका पूरा इतिहास बताओ तुम बैठ के, उस पूरे चैप्टर को पढ़ाओ। मतलब आपने गलती से बोल दिया ना एक्स, तो अब एक्स के बारे में आप 5वीं क्लास से बताना चालू, क्योंकि देखो बेटा एक्स वेरिएबल होता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वहां से आपको चालू करना पड़ेगा, तब इनका बेसिक सेटिस्फाइड होता है। तो फिर माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत क्लियर बतलाना चाहता हूँ ना, बहुत क्लियरली बतलाना चाहता हूँ, फिर ये चीज 2 साल में संभव नहीं है। मतलब एक टीचर के लिए, मेरे जैसे टीचर के लिए खासकर, जो सिलेक्शन के लिए फाइट मारता है कि बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो, है ना, और ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा उसके साथ फाइट मार रहा हो, है ना, वो वाला टीचर नहीं हूं मैं, कि मतलब मैं ही फाइट मारता रहूं और बच्चे के मुंह से सिर्फ सुनता रहूं कि हाँ यार सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर। मेरे को उसमें मजा नहीं आता। मेरे को उसमें मजा आता है जब मैं साल भर 1.5 साल पढ़ाता हूँ, 2 साल पढ़ाता हूँ, 3 साल बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है ना, मुझे उसमें मजा आता है। फिर वो बिना बोले ही मजा आ जाता है, वो बोले नहीं बोले, है ना, उसका रिजल्ट जब आ जाता है, चाहे 2,000 आए, 3,000 आए, बट वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है ना, मुझे उसी में मजा आ जाता है। मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक हो गया, चल यार। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो मतलब तुम्हारे बेसिक का मैं एक्चुअली, तुम्हारे क्या मतलब, तुम जैसे बच्चे जितने भी हैं, उनको मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, हाँ, है ना, कि आप इस चीज में थोड़ा फोकस कीजिए कि आप कितना मेहनत डाल रहे हैं, आप उस चीज को समझने में जो सर ने कराई है, क्योंकि एक्चुअल लेवल वही है। अब अगर आप उससे बहुत नीचे होके काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि साल 2 साल के कोर्स में तो संभव नहीं है भाई, है ना? वो फिर आप मान लीजिए कि टीचर को आपको 5वीं क्लास से सिखाना पड़ेगा, और उन टीचरों की भी कोई लिखते नहीं है, क्योंकि उनको भी आपका टाइम पास कराना है और आपको भी अपना टाइम पास करना है ना। तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, और वो टीचर अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि 2 साल उन वैसे बच्चों को झेलना भी अपने आप में बहुत बड़ा पेन है ना? तो ऑफ कोर्स उनको दिक्कत तो आएगी यार। ठीक है, तो देख लीजिएगा, है ना, अगर लेकिन हाँ सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर उसका पैमाना अलग होने वाला है, फिर मेहनत करना पड़ेगा और जबरदस्त करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक, अगर आपने सवाल पूछा ना कि बेसिक से बताया है कि नहीं, इसका मतलब ही है कि आपको सर के ऊपर डाउट है बहुत ज्यादा, कि यार ये पता नहीं बेसिक से करवाते भी हैं या नहीं करवाते। ये आपके माइंड फ्रेम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, लगाइए, 3 साल है ना, फिर आईआईटी नहीं, फिर टीचर बनने की फाइट मारिए, मेरी तरह नहीं भी बन पाए तो किसी और XYZ टीचर की तरह बनिए। चलिए जी ऑफ एफ एक्स पे आते हैं, और काफी बेसिक से बतला रहा हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक्स की जगह एफ एक्स रखिए ना, तो जब यहाँ एफ एक्स रखिएगा तो ये बन जाएगा एफ एक्स -1 की पावर 1/3, और यहां बनेगा बच्चों एफ एक्स नेगेटिव, और इधर बनेगा आपका एफ एक्स प्लस 1
एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो चीज तो आ रही है ना, ये दो चीज आ रही है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने वैसे तो पहले बतला दिया है कि इनको हमें सॉल्व करने की जरूरत है, एकदम बेसिक से बात कही है ना कि इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अब ये सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए। अब एफ एक्स का ग्राफ अगर 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपने हैंडल नहीं किया आज तक, तो उसमें कितना ही बेसिक बता दूं मैं क्या ही कर लूंगा, है ना? वो तो तुम्हें ही बैठ के ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉपी लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब का सोचना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का सोचना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 बैठ के सीखना पड़ेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है और आप बोलते हो फिर बार बार कि सर मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, तो भाई अगर तुमको ये ड्रॉ करना 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर नहीं आता है, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको फ्यूचर पे छोड़ दीजिए, अभी करना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें ना। 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर इस तरह के ग्राफ ड्रॉ हो जाने चाहिए आपकी कॉपी में, इससे ज्यादा लगता ही नहीं है समय। आपको सीधा सीधा इसमें 1 प्लस एक्स क्यूब देखना है, तो भाई हमको पता है कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे चलता है, 1 प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता है। आपको बोले कि सर ये बेसिक से नहीं बताएं सर, अरे यार इसमें क्या बेसिक से बताएंगे यार, एक्स क्यूब का ग्राफ तुमको ड्रॉ करना आना चाहिए। 1 प्लस एक्स क्यूब एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, बस बात खत्म हो गया, है ना? तो इसमें मैं क्या बेसिक बताऊंगा, तुम्हें करना पड़ेगा काम, और नहीं तो टीचर की लल्लू चप्पू करते रहो बैठ के, उससे कुछ होने वाला है नहीं तुम्हारा। ठीक है, मतलब जिस बंदे को अपनी परवाह नहीं है ना सिलेक्शन की, उसकी दुनिया में किसी को नहीं परवाह है, और बिना सिलेक्शन के आप टीचर की भक्ति कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है एट द एंड, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां पे 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -1, और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना? ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ आपसे बनने चाहिए 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा तो समय ही नहीं लगना चाहिए इसमें। सबसे, है ना, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है जेई का, उन सबसे बनना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि -1, 0 और इधर क्या आ जाएगा आपका 0, 1, ठीक है ना? अब सुनिएगा, आज ही एक बच्चे का मैंने यूट्यूब पे कमेंट पढ़ा, और उसका आईआईटी में हो गया शायद, है ना? आप लोगों ने में से किसी ने पढ़ा हो तो एक बात है ना? बहुत लंबा चौड़ा उसने मैसेज लिखा, सर थैंक यू सो मच, मुझे आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल मिल गया सर, रियली थैंक यू। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो की थी ना, तब लगा था कि ऑनलाइन लेकर गलती तो नहीं कर दी ना, पर सर आपकी बात मानी, इधर उधर कुछ नहीं देखा, चुपचाप पढ़ता रहा, फालतू के बातों और कमेंट को इग्नोर किया। सर आज बहुत खुश हूँ सर, और ये यूट्यूब पे कमेंट पड़ा हुआ है ना, और सब सर सब आपका ही कमाल है, आपकी डांट का ही असर है ना। ये डांट देखकर वो डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, उसको पॉजिटिवली लिया होगा कि हमें अपने अंदर चेंज करना है। जब पोल पर गलत आंसर करता था और आप क्लास में बोलते थे कि ये बच्चे कमाल हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो एक टीचर को ये कब बोलना पड़ता है? ये टीचर को तब बोलना पड़ता है जब दिखता है कि यार ये इतना आसान सा सवाल है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, तो मुंह से अनायास ही निकलता है, मतलब ये बोलने के लिए नहीं निकलता है कि यार सही में इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये बोलने के लिए निकलता है कि यार आप कुछ मेहनत करो, आप सही करने की कोशिश करो, इन सवालों को कोई गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बोलने की कोशिश करता है टीचर। और अगर आपने लिटरल मीनिंग लिया कि अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सर ने कह दिया, तब तो क्या ही पढ़े यार, तो तुम गधे हो। तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको कहते हैं कि यार ये नालायक है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि नालायक है, वो बस ये कह रहे हैं कि जो समय पे तुम्हें काम करना था शायद तुम वो काम नहीं कर, तुमको वो काम करने की जरूरत है, तुमको बैठ के अपने आप को घिसने की जरूरत है ना? तो उसने बोला कि सर आपके काम, जब पोल पर गलत आंसर करता था और क्लास में बोलते थे कि ये बच्चे कमाल के हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, तब बहुत बुरा लगता था, सोचता था आपकी क्लास ना करूं, बट सर आपको आईआईटी में सिलेक्ट होकर दिखाना था। मतलब उसने प्रण लिया भाई ना। अब कमेंट से इसकी बातों से मुझे तो यही पता चलता है कि भाई सेलेक्ट होकर दिखाना है सर। मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि जब बंदा पढ़ा रहा है तो कितनी पीड़ा से पढ़ा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, एक एक चीज बेसिक से बतला रहा है, और फिर बच्चा गलत कर रहा है तो फिर पीड़ा हो रहा है सर को। तो प्रण लिया उसने कि हाँ भाई करना है उसको, है ना? सर आप कमाल हो, आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह फ्यूचर में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करूं, थैंक यू सर, लव यू, अन्ना सेना ऑलवेज रॉक्स, मैथ जो दीवाना बना। ये तो मेरा बस एक पॉइंट है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा ना कि ये सब चीजें आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बेसिक से बताया कि नहीं। अरे कौन सी चीज में बेसिक से नहीं बताता यार,
कौन सी चीज बेसिक से नहीं बताता, मैं हर चीज जो डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए डिलीवर करता हूं। हाँ, अगर आपने अपना काम पहले का पक्का नहीं कर रखा है तो कोर्स आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर उसमें मेरा बेसिक कैरी क्या लेगा और आपका एसिडिक कैरी क्या लेगा, है ना। मेरा बेसिक और आपका एसिडिक मिलके सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंटली काम करो। जैसे आज मैंने आपको पहली बार देखा ना कमेंट के रूप में भी, तो मुझे उसमें भी खराब लगा कि भाई तुमको रेंज नहीं हो रहा, और आपने सोचो ना कितनी छोटी बात कही कि सर रेंज एक बार फिर से बता देना। तुम्हें पता है रेंज अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग तरीके से निकालता है। अगर मैं सारे फंक्शंस उठा के अब रेंज निकालना चालू कर दूंगा तो मुझे लगता है कि जे के कोर्स में तो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर भी मैंने यूट्यूब पे 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं, 500 बार रिपीट किया क्लास के अंदर कि यार रेंज वाले करने के लिए आना है, उसके बाद भी तुम मिस कर देते हो। कैसे मिस कर देते हो फिर, जब तुमसे नहीं बन रहा है सवाल और उसके बाद भी तुम मिस कर देते हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है यार। कैसे मिस कर सकते हो तुम, आपको आना चाहिए था ना क्लास में, है ना। तो सीरियस हो जाओ, समय बहुत कम रहता है इन सब चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए। इतनी मटरगश्ती अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। मौज मस्ती के साथ पढ़ो, बिना स्ट्रेस के पढ़ो, लेकिन पढ़ो बहुत सीरियस। अभी मैंने कल क्वाड्रेटिक का सेशन लगाया है। अब जो बच्चे क्लास 11th के हों, सॉरी टॉपिक जिन्होंने पहले कर रखा है, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं करने हैं, बाद में बोले यार सर मेरा तो क्वाड्रेटिक ठीक ही नहीं है सर, मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं यार, मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, जान लगा रहा हूं कि तुम लोग का यार बढ़िया सिलेक्शन लेके जाऊं। और नहीं तो मैं किस लिए मतलब इतनी जान लगा रहा हूं। कोई बोले कि सर आप हो सकता हो नाम और शोहरत के लिए, तो मेरे ख्याल से तुम सब लोग जानते होगे है ना, इतना नाम और शोहरत भगवान की दया से है, मतलब इससे ज्यादा तो एक टीचर के जिंदगी में कितना ही प्यार मिलेगा बच्चों का, है ना, बहुत है। लेकिन हाँ अभी भी वही जोश रहता है कि यार हाँ बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा, बस यही रहता है और क्या रहेगा दिमाग में। तो आप लोग भी मेहनत करो यार, अपने आप को छोटा क्यों महसूस करते हो, जब मैंने आज तक जिंदगी में अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया, आप क्यों छोटा महसूस कर रहे हो। और क्या होता है यार बेसिक, बेसिक होता है एक सिंपल सी बात कि आप कितना टाइम पढ़ने के लिए तैयार हो। बेसिक और एसीटी कुछ नहीं होता है, आप अगर रगड़ के पढ़ना तैयार कर दोगे अपने आप को तो आपको सब बेसिक्स आ जाएंगे। कौन सी चीज ऐसी है जो बेसिक्स नहीं है, पढ़ने के बस गुण होना चाहिए, पढ़ाई में अपना पूरा लगन डालो, बनेगा सब, क्यों नहीं बनेगा। समय लग सकता है लेकिन बनेगा तो जरूर, छूटेगा कैसे। मैं तुम्हें बताता हूँ ईमानदारी से, जब मैं पहले दिन जब जेई की तैयारी जब सोचा था, मैंने भी ड्रॉप ईयर में ही हालांकि जेई निकाला था, क्योंकि 11th खत्म हो चुका था, 12th करीब करीब एंड पे आया था, तब भी मुझे आईआईटी का नाम नहीं पता था। लेकिन जब नाम पता चला तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार हाँ इससे रिलेटेड कौन सी किताब होती है। तो जब पहली बार मैं किताब लेकर आया था ना, केसी सिन्हा की मिलती थी उस समय, है ना, अलजेब्रा की और कैलकुलस की, ठीक है ना। हार्डली 4 पन्ने पढ़े थे और 4 पन्ने में मुश्किल से 3 लाइन समझ में आई होगी, उसके अलावा कुछ समझ में भी नहीं आता था। इस लेवल में 11वीं और 12वीं निकाला है जीवन में। और उस समय ऐसा कोई ऑर्गेनाइज पढ़ाने वाला मैथ नहीं था। उस समय बाकी लोग भी जो जो भी मैथ्स पढ़ाते थे या जिनसे भी पढ़ा हो, वो सब भी बस एक लेवल तक पढ़ाते थे, वो इतने लेवल तक कोई नहीं उस समय डिलीवर करता था कंटेंट। आज कंटेंट पूरा है। उस समय ना तो ऐसे एक्सरसाइज शीट्स बनती थी, ना ऐसे रेगुलर टेस्ट होते थे, उस समय किताबें होती थी और किताबों का भी सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता था। नन ऑफ द टीचर हैज द सॉल्यूशन ऑफ द बुक्स। उस किताब में 2 सवाल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व एग्जांपल करते करते जिंदगी निकलती थी, ये स्थिति रहती थी। तो तुम लोग तो आज उससे बहुत बेटर स्थिति में हो। तुम्हें तो एम करना चाहिए कि मुझे 100 में आना है, मुझे 200 में आना है, मुझे 500 में आना है। तुम क्या सिलेक्शन की बात करते हो यार, तुम मेरे से पढ़ लो और उसके बाद ही बोलते हो कि 200 में 2000 में आना है। तुम 200 का एम करो ना, 2000 तो ले ही आओगे उसके बाद। तुम पढ़ो तो सही मन लगा कर, तो करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं। अब फिर तुम्हें लगेगा कि मैं कमजोर हूं, जैसे ही तुमने सोचा ना कि मैं कमजोर हूं मैथ में, तो तुम कमजोर हो फिर। लेकिन तुमने सोचा यार नहीं मैं कमजोर हूं लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो फिर तुमको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। हाँ लेकिन सुबह शाम सोचते रहो कि मैं कमजोर हूं, मुझे बेसिक चाहिए, मुझे बेसिक चाहिए, मुझे बेसिक चाहिए, कहां से लाएगा बेसिक भाई।
कौन सी चीज से बेसिक लाएगा? पढ़ के ही वो बेसिक सीखता है आदमी, सॉल्व करके ही वो बेसिक सीखता है, कहीं और से नहीं आएगा खजाना इसका। को बोलेगा कि साइकिल चलाना है सर, बेसिक से सिखाओ सर, बेसिक से क्या बोलेगा रे आदमी? बोलेगा ना पेडल मार ले, हैंडल अच्छे से पकड़ना, जब सामने कोई आए तो ब्रेक लगा लेना, नजर सामने रखना। लेकिन फिर भी जब साइकिल में बैठते हैं तो नजर सामने नहीं रहती है, पेडल की तरफ रहती है। लगता है बैलेंस नहीं हो रहा है, गिर ना जाए, ब्रेक लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं लगता टक्कर लग जाए। तो फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 वो प्रैक्टिस में जाता है, फिर जाके अपन सीख जाते हैं। फिर तो साले दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हो। तो डिपेंड करता है उसके बाद किस लेवल तक जा रहे हो आप, है ना। तो ये सब चीजें छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, खूब सारा समय निकालो पढ़ने के लिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, तभी जाके कुछ होने वाला है। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो जी ऑफ एफ एक्स आएगा, है ना, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गया तेरा, पुरुष को कहते हैं नर, महिला को कहते हैं नारी, अन्ना सर। ये अपना अलग चालू रख रहा है। अबे बंद कर तू भी अपनी दुकान यार, है ना। अच्छा देखना, एफ एक्स अगर नेगेटिव है ना, एफ एक्स नेगेटिव है, देखना ध्यान से, तो एफ एक्स नेगेटिव कहाँ है? तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स नेगेटिव इधर की साइड दिख रहा है मुझे, एफ एक्स नेगेटिव इधर की साइड दिख रहा है, देखो यहां इधर एफ एक्स नेगेटिव दिख रहा है, और कहाँ एफ एक्स नेगेटिव दिख रहा है सर? इधर दिख रहा है ना भाई। तो एफ एक्स नेगेटिव के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, है ना, एफ एक्स नेगेटिव के हिसाब से सोचेंगे, तो मेरे पास इस चीज के दो सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं? एक तो सॉल्यूशन सेट आ रहा है बच्चों एक्स लेस देन माइनस, है ना, एफ एक्स नेगेटिव के लिए एक तो सेट आ रहा है क्या, एक्स लेस देन माइनस वन। दूसरा क्या सेट आ रहा है, एक्स इज बिटवीन जीरो से एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया बहुत सारा, इधर हॉलो लगेगा इधर क्लोज लगेगा। जीरो से कहां तक जाएगा, वन, एक्स कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से वन। अच्छा देखना, अब मुझे क्या क्या पता है कि एफ एक्स लेस देन जीरो का ही ये दोनों सॉल्यूशन है ना, दोनों सॉल्यूशन है। लेकिन जब एक्स माइनस वन से छोटा है तो एफ एक्स क्या है भाई, तो एफ एक्स है सर एक्स क्यू प्लस वन, ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है एक्स लेस देन माइनस वन के लिए, ये ग्राफ का कौन सा हिस्सा है, एक्स क्यू प्लस वन। यानी यहां पे मुझे एफ एक्स की जगह क्या लिखना चाहिए, एक्स क्यू प्लस वन, क्योंकि एक्स लेस देन माइनस वन के लिए कौन अवेलेबल कर रहा है भाई, एक्स क्यू प्लस वन। दूसरा केस देखना, एक्स जब जीरो से वन के बीच में लोगे, एक्स मतलब यहां से यहां तक लोगे, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यानी यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाई थ्री। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करोगे दोस्त, देखना, तो एक तो ये पोर्शन आ रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, और एक ये पोर्शन आ रहा है, मतलब एक तो एक्स आ रहा है आपका माइनस वन से जीरो, है ना, और दूसरा एक्स आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। माइनस वन से जीरो में कौन सा फंक्शन आ रहा है सर, एक्स क्यू प्लस वन आ रहा है, मतलब एक्स क्यू प्लस वन आ रहा है दोस्त, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक्स क्यू प्लस वन, है ना। दूसरा देखना, इधर वाला हिस्सा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एफ एक्स प्लस वन में अगर ये रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन की बार आज भी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसे कर दिया सर ने, तो इसका मतलब तुमने इसमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया घर पे। लास्ट क्लास में जो मैंने दो एग्जांपल सॉल्व कराए उसके बाद भी आपने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, तभी नहीं समझ में आएगा, और कोई दूसरा रीजन ही नहीं हो सकता। अब हम लोग बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, एक्स लेस देन माइनस वन, क्या बना इसमें बना वन कटने के बाद एक्स क्यूब का क्यूब रूट दैट इज एक्स, है ना। फिर एक्स जीरो से वन, सॉरी एक्स माइनस वन से जीरो, इधर एक्स अगर माइनस वन से जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू प्लस टू, है ना। फिर कौन सा आएगा, एक्स जीरो से वन, कहां पे, ये थर्ड वाला पार्ट, चेक कर लो कोई गड़बड़ है तो बता देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू की पावर वन बाई थ्री। फिर आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसमें क्या आ जाएगा देखना, इसमें आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर दैट इज एक्चुअली मॉड एक्स, बट एक्स वन से बड़ा है
तो मॉड एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं ना, एक्चुअली मॉड एक्स होगा, बट एक्स 1 से बड़ा है तो मॉड एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स। आई थिंक क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं, डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं करता है ना, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा, होमवर्क करते रहने पड़ेंगे। कोई लिख रहा है तो वेट डाल दो यार, है ना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड हार्दिक। डन है, ग्रेट। इसका एक और पार्ट बाकी था मुझे लगता है ना, जी ऑफ एफ एक्स रह गया था, या जी ऑफ एफ एक्स किया था अपन ने, इसका एक पार्ट कर लिया था। पावर हाफ ना, एक्स क्यूब माइनस टू होगा क्या? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे पावर हाफ होगा ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक्स क्यूब प्लस टू की पावर यहाँ पे हाफ होगा, वो बातचीत में निकल जाता है कभी कभी। ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स होमवर्क में था, तो इसको जरा फटाफट से निकालते हैं यार, है ना। जी ऑफ एफ एक्स इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस एफ एक्स और वन माइनस एफ एक्स, एंड दिस इज फॉर एफ एक्स लेस देन वन, एंड दिस इज फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो फिर मुझे एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए ना, और इसका ग्राफ है नेगेटिव के लिए वन माइनस एक्स, जीरो पे इसकी वैल्यू वन आएगी और स्लोप नेगेटिव है, तो शायद कुछ ऐसा आना चाहिए क्या, ऐसा, ऐसा आना चाहिए, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ आना चाहिए। आई थिंक दिस है ना, एक बार चेक कर लीजिए आप। अब बोल रहा है एफ एक्स वन से छोटा, तो एफ एक्स वन से छोटा कहाँ कहाँ है, तो भाई एफ एक्स वन से छोटा मुझे लग रहा है बस यहाँ, यानी इस पार्ट का बस एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना, इस पार्ट का बस एक ही सॉल्यूशन आएगा। इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो से वन, है ना, एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो से वन। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो क्या मैं इस एफ एक्स को यूज कर सकता हूं कि जीरो से वन में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो ये पार्ट हो जाएगा शायद माइनस एक्स स्क्वायर। को बोले सर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसके दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो वन के आगे, और दूसरा मुझे लग रहा है जीरो के पीछे। को बोले ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए क्या है, एफ एक्स है सर, तो एक्स स्क्वायर है बच्चों, देखो ध्यान से, तो यानी यहां पे आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और लेस देन के लिए क्या है एफ एक्स, तो लेस देन वन, जीरो के लिए एफ एक्स है आपका शायद वो वन माइनस, चेक कर लो भाई लोग, है ना। तो यानी अल्टीमेटली जो जी ऑफ एफ एक्स निकल के आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, तो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए मुझे लग रहा है एक्स आ रहा है शायद, जीरो से वन के लिए आ रहा है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ रहा है शायद वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही सब सवाल जाके अल्टीमेटली कंटिन्यूटी और इस तरह की चीजों में आने लग जाएगा। तो इसलिए ये सब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, सही तरीके से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ग्रेट, आगे बढ़ लें अब। मिक्स्ड, ओके। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, लाइक होमोजेनस फंक्शन। होमोजेनस फंक्शन है, और क्या होता है कि फंक्शन हम जो पढ़ते हैं ना बच्चों, वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन ही होते हैं। मोर देन वन वेरिएबल के भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। हम लोग के सिलेबस का जो हिस्सा है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक से ज्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन भी होते हैं। जो आप जाओगे जब आईआईटी, तो वहां पे आप इस तरह की चीजों को, अगर इनकेस वहां पढ़ाई भी करते हो, है ना, होता है ना, बहुत सारे बच्चे आईआईटी जाते हैं और समझ रहे हो। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर वहां पढ़ोगे तो यू विल सी कि फंक्शंस ऑफ एक से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं। तो हम ले होमोजेनस फंक्शन किसको कहते हैं? हम लोग बोले होमोजेनस फंक्शन उसको कहते हैं, जैसे सपोज कर लो एक फंक्शन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, देयर इज अ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, और कोई बोलता है कि दिस इज होमोजेनस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, है ना। अगर कोई बोलता है दिस इज होमोजेनस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो होगा क्या? इन एवरी टर्म, इन एवरी टर्म, है ना, इन एवरी टर्म द डिग्री ऑफ या सम ऑफ द डिग्री ऑफ x एंड y मस्ट बी सेम। यानी कि every term must be of same degree with respect to those variables x and y। every term must be of same degree with respect to the variables x and y। देखिए, a function is said to be homogeneous with respect to any set of variable, मतलब कितने भी variables हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा है, any set of variables when each of its terms is of same degree with respect to those variable। मतलब हर एक टर्म जो होना चाहिए, है ना, दैट मस्ट बी ऑफ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू, दो वेरिएबल है तो दो, तीन है या तीन से ज्यादा है तो उसके हिसाब से, है ना। जैसे कोई बोलता है कि ये क्या ये होमोजेनस फंक्शन है, आंसर इज यस, ये होमोजेनस फंक्शन है साहब। क्यों? क्योंकि देख सकते हो कि पहले टर्म में x की डिग्री 2 है, दूसरे टर्म में y की डिग्री 2 है, तो बोले तीसरे टर्म में सर, तो तीसरे टर्म में x का 1 है, y का 1 है, तो ओवरऑल डिग्री इसकी कितनी है? 2। यानी कि एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यस, इट इज कॉल्ड एज होमोजेनस इन x एंड y। अगर कोई बोले कि और कोई तरीका है चेक करने का सर, आंसर इज यस, देयर इज अ वंडरफुल मेथड जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं, एंड दिस इज द वे, एंड दिस इज द वे। आप क्या कीजिए, x की जगह tx रख दीजिए, y की जगह ty रख दीजिए। ऐसा करने पे, tx और ty रखने पे, मान लीजिए कि t रेज टू द पावर n बाहर आ जाए पूरे से। जैसे इसमें अब मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कि इसको हमने बोला f of x, y, एंड दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस xy। मैंने क्या बोला कि भाई आप x की जगह tx रख दीजिए और y की जगह ty रख दीजिए ना, तो दिस विल बिकम 5t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस tx इंटू टी वाई, है ना, इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन, एंड दिस इज 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। और इस पूरी चीज को आप दोबारा से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यही कह रहा है कि अगर आपने मान लीजिए x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा, और ऐसा करने पे पूरे एक्सप्रेशन से t की पावर n बाहर आ जाए और बचा हुआ एक्सप्रेशन फिर से f ऑफ एक्स वाई हो, उसमें अब t नहीं रहे, उसमें अब t नहीं रहे, फिर से f ऑफ एक्स वाई हो जाए, तो इस तरह के f ऑफ एक्स वाई को हम लोग बोल सकते हैं होमोजेनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर कोई बोले सर दो से ज्यादा वेरिएबल है, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों है, तो आप x की जगह tx रखिए, y की जगह ty रखिए और z की जगह tz रखिए, और फिर से t की पावर n बाहर आ जाए और बचा हुआ फिर से f ऑफ एक्स वाई जेड हो जाए, तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं होमोजेनस फंक्शन। डिग्री क्या बोलेंगे? जितना t का पावर बाहर आएगा वो दोस्त कहलाएगी डिग्री ऑफ द होमोजेनस फंक्शन। तो जैसे कि यहां पे देख सकते हो t की पावर 2 आया, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द होमोजेनस फंक्शन? आंसर इज 2।
तो बोला देन एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या होगी एन। तो आई होप इट इज क्लियर, लिख लीजिए फटाफट से, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइएगा। सियोर सियोर सिहोर सिहोर, नो प्रॉब्लम सिहोर। डन प्लस क्लियर, ग्रेट गाइस। ट्वेल्थ वाले बच्चों ने आज किसी ने टेस्ट दिया था क्या? अभी ये मैं बोलना सर हमें पता ही नहीं टेस्ट है क्या। कोई प्रॉब्लम आई थी क्या टेस्ट में? वाज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ग्रेट, मतलब ठीक रहा अपनी साइड से तो। अभी मैं उसके सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन ग्रुप आल्सो, है ना। एक घंटे में 25 क्वेश्चन ज्यादा है। अरे भाई यही टाइम लिमिट होता है दोस्त, किसी बातें कर रहा है। 3 घंटे का पेपर होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, है ना। तो 1 घंटे ही तो बनते हैं ना अपने कायदे से, तो ऑफिशियली तो 1 घंटे ही बनते हैं, ठीक है। अब आप उसमें केमिस्ट्री का समय निकाल के या फिजिक्स का समय निकाल के अगर सॉल्व कर लेते हो, है ना, तो एक अलग बात है। लेकिन हमारा अटेम्प्ट तो आइडियली होना चाहिए ना। अब तुम्हारे को इतना ब्यूटीफुल तरीका मिल रहा है कि भाई 1 घंटे में 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालें अपन, तो आपको भी पता है कि फिक्स टाइम में कैसे निकालना है। अब जैसे बच्चों की क्या होती है, मुश्किल लग रहा है 3 सब्जेक्ट टेस्ट हो यार, मतलब वो फिर वेरीफाई वेरीफाई होगा नहीं, और क्वेश्चन के लेवल अगर गड़बड़ सड़बड़ मिल गए तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, तो इसलिए 3 का तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पॉजिटिवली ले, है ना। पॉजिटिवली इससे ले कि भाई आपको 1 घंटे में मिल रहा है समय पूरा निकालने का, है ना। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, फिर मैथ्स में गए तो बहुत टाइम लग गया, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि भाई हमने 45 मिनट में मैथ्स करने की कोशिश की, कम ही समय दिया, तो आपको वो मिल रहा है। और बाकी आगे चल के आप लोग कोई एक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, है ना, मतलब तो ठीक रहेगा, है ना। और बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में हम मैथ्स के हम लोग एक्स्ट्रा सेपरेट टेस्ट तो करेंगे ही। कोई बात नहीं, हमें 1 घंटे में, जैसे कि अब मैं चित्रांक का भी जब टेस्ट लेता था तो उसमें यही कोशिश करता था कि कुछ उसके उन लोगों के टेस्ट हम लोग अलग से भी लेते थे जिसमें सिर्फ 1 घंटे का मैथ्स ही है। और 1 घंटे का मैथ्स है लेकिन उसमें 1.25 घंटे टाइप का टाइम लगना चाहिए ना। तो फिर आपकी जो स्पीड है वो एक्चुअली उसके बाद समझ में आएगा, है ना, तभी उसकी स्पीड एक्चुअली समझ में आएगी। तो फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि उसको फिर इस तरह के ही सवाल करवाएं कि मतलब मतलब 1.25 घंटे का पेपर हो, उसको 1 घंटे में कैसे निपटाना है, ठीक है ना, और किस तरीके से अपनी स्पीड पे काम करना है, तो फिर काम आया। हाँ, मतलब उसको पॉजिटिवली लीजिएगा तो ही आप उसको ठीक कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, माइंड का भी एक तरीका होता है काम करने का। आपने मान लीजिए कि बोला कि यार 1 घंटे में तो पेपर होता ही नहीं है ना, तो फिर आप क्या करोगे कि फिर उसको छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस तरह की बात आ रही है। लेकिन अगर आपने उसको एज चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है 1 घंटे में मैक्सिमम निकालूंगा मैं, तो फिर आप उसके हिसाब से फिर सोचते हो कि अब मुझे क्या करना है कि घंटे भर में मैक्सिमम निकालना है। एक तो यही एटीट्यूड डेवलप कर लिया यार मैंने कि यार 1 घंटे में 25 तो हो ही नहीं सकते हैं, छोड़ो यार, मरने दो, साला कौन क्या क्या करेगा। लेकिन एक आपने एटीट्यूड संभाला कि नहीं यार 1 घंटे में 25 है ना, तो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ 25 के लिए, लेकिन मैक्सिमम कैसे करना है। तो फिर आप फिर उन सब चीजों पे जहाँ पे आपके जो मतलब कहते हैं लीन लीन फेज चल रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो फिर आप उन सब चीजों को छोड़ोगे, है ना। फिर जहाँ पे आपको ज्यादा समय लग रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे कि मुझे 1 घंटे में निपटाना है। तो फिर आप एक्चुअली अपने माइंडसेट को सही कर पाओगे ना, करेक्ट कर पाओगे।
तो इसलिए उसको पॉजिटिवली लो, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली। यस, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जय बिहार, आगे बढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजेनस? इनमें से कौन कौन से फंक्शन होमोजेनस है दोस्त? कोई प्रपोजल का आंसर कर रहा है क्या आयुष? ठीक है, मेरे ख्याल से आयुष का दिस इज नॉट होमोजेनस फंक्शन एंड दीज आर होमोजेनस फंक्शन। जैसे अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स वाई माने, तो हमने बोला कि भाई एफ ऑफ एक्स वाई इज गोइंग टू बी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन वाई साइन एक्स प्लस एक्स, ऐसा है। अपॉन क्या है? वाई साइन एक्स प्लस एक्स, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्स की जगह टी एक्स रख दूं और वाई की जगह टी वाई रखकर सोचूं, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज टी एक्स माइनस टी वाई, है ना। और फिर क्या आएगा? कॉस ऑफ टी एक्स और होल अपॉन कितना आ रहा है? टी वाई साइन एक्स। नो 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 नो, टी वाई साइन टी एक्स और प्लस टी एक्स। देखो एक टी कट भी जाएगा ऊपर नीचे से, लेकिन ये दोबारे से एफ ऑफ एक्स वाई में नहीं बन पा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि सर कॉस के अंदर जो है ना वो टी बन गया है ना। कॉस के अंदर टी बन गया है और साइन के अंदर भी टी आ रहा है, तो यानी कि ये दोबारे से एफ ऑफ एक्स वाई तो नहीं लिखा जा रहा है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजेनस नहीं होगा, है ना। होमोजेनस नहीं होगा, साफ साफ देख लीजिए आप, है ना। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, ये वाला। तो आप देखिएगा कि जब इसमें आप टी एक्स टी वाई रखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख के देख रहा हूं, है ना, टी एक्स टी वाई, इसको एफ एक्स वाई मान लिया हमने, है ना। और टी एक्स टी वाई रखेंगे तो ना सब जगह से टी कटेगा, टी एक्स अपॉन टी वाई इंटू एल एन टी एक्स बाई टी वाई, टी वाई अपॉन टी एक्स और एल एन टी वाई बाई टी एक्स। आप देखो सारे टी का खून हो जाएगा, है ना, और जो बचा हुआ है वो एफ एक्स वाई है। तो यस, इट इज अ होमोजेनस फंक्शन, बट इसकी डिग्री क्या होगी दोस्त? इसकी डिग्री होगी जीरो। क्यों सर? क्योंकि ये t की पावर जीरो हो गया ना, t की पावर जीरो हो गया, क्योंकि f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज गोइंग टू बी f ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसकी डिग्री जीरो होगी। इसकी डिग्री वन आ जाएगी, ये भी होमोजेनस है, आप चेक कर लीजिए, पूछ रहा हूं तो बता दीजिए, है ना। और इसकी डिग्री भी वन आ जाएगी। थर्ड एंड फोर्थ आर क्लियर फॉर ऑल, या किसी को बतलाना है थर्ड या फोर्थ में तो बताइए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, है ना, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे गाइस बाउंडेड फंक्शन। हाँ, अब बोलोगे बाउंडेड फंक्शन सर क्या होता है? तो देखो बाउंडेड फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली तो हम लोग बोलें कि एक बोलचाल की भी भाषा है कि फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड से ऐसा फील नहीं आता बंधा हुआ बोल रहा है। अब बोलोगे बंधा हुआ का मतलब क्या बोल रहा है सर? तो देखो बंधा बंधा हुआ मतलब ऊपर और नीचे दोनों से कुछ बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, फंक्शन बंधा हुआ होना चाहिए। एक्स की बात नहीं कर रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट एफ एक्स। जैसे कोई बोले साइन एक्स, तो साइन एक्स एक बंधा हुआ फंक्शन है, वो दो वैल्यूज के बीच में बंधा हुआ है, -1 से 1। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बंधा हुआ नहीं है, नीचे से तो बंधा हुआ है, लेकिन ऊपर वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। tan x, tan x एक बंधा हुआ फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है। यानी आप बंधा हुआ का फील कर पा रहे हो, बाउंडेड का फील कर पा रहे हो कि द फंक्शन इज बाउंडेड। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो दो हॉरिजेंटल लाइंस के बीच में हो, दो हॉरिजेंटल लाइंस के बीच में हो। मतलब हमेशा एक ऐसी लाइन ऊपर से मिल जानी चाहिए जिसके पूरा नीचे हो ग्राफ, और हमेशा एक लाइन नीचे से भी मिल जानी चाहिए जिसके ऊपर हो पूरा ग्राफ। फील आया आपको बाउंडेड? नहीं है, नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि बाउंडेड फंक्शंस किनको कहते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसके लिए या जिसके ग्राफ के लिए या जिसके रेंज में हम बोल सकते हैं एक तो है कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ना जाए, मतलब उनका रेंज जो है वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ ना जाए। ग्राफिकली अगर मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं तो हमेशा ऊपर एक लाइन मिल जाए जिसके नीचे पूरा ग्राफ हो, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जिसके नीचे पूरा ग्राफ हो, और ऐसे एक नीचे भी लाइन मिल जाए, कम से कम ही, एक से ज्यादा मिल जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लाइन ऐसी मिल जाए जिसके ऊपर हो पूरा ग्राफ। यानी कि दो हॉरिजेंटल लाइंस के बीच में अगर पूरा ग्राफ है तो हम लोग बोल सकते हैं उसको बाउंडेड। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अभी अपनी समझ से बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये किस तरह का फंक्शन है, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन है? सोच के बताइए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सोच के बताइए, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? यस, बाउंडेड है, वेरी गुड। अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अनबाउंडेड, क्यों सर? क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो उसके रेंज में इंफिनिटी तक चलता जाएगा वैल्यू, है ना। तो हम लोग बोले कि दैट इज गोइंग टू बी अनबाउंडेड, है ना, दैट इज गोइंग टू बी अनबाउंडेड। कोई पूछे cos x, cos x कैसा फंक्शन है? cos x कैसा फंक्शन है भाई? अनबाउंडेड, है ना, अनबाउंडेड, वेरी गुड। cos x इज बाउंडेड, ये क्या हो गया? अनबाउंडेड। ये क्या हो गया? दिस इज बाउंडेड। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? फास्ट सर्वर मोड पे आ जाओ अनीश, कम टू फास्ट सर्वर मोड बेटा। ठीक है, और कुछ फंक्शंस आप चेक कीजिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल? बाउंडेड का डेफिनेशन जो मैंने बताया है अपने हिसाब से आप लिख लीजिए, है ना, और बाकी ये क्वेश्चन करिए।
करें डिस्कस। करें डिस्कस। ओके गाइस, सबसे पहले देखते हैं, ये थोड़ा सा देखने में ऊपर नीचे हो रहा है, बट पहला वाला फंक्शन जो लिखा हुआ है ना भाई, वो लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, ये लिखा हुआ है ना। अब एक चीज बोल रहा है कि ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल, है ना, एज इंडिकेटेड, है ना। तो ये सिर्फ 0 से 1 में पूछ रहा है कि बाउंडेड है कि नहीं। 0 से 1 में पूछ रहा है बाउंडेड, सुनना। ताले बोले भाई मेरे x 0 से 1 है, तो x माइनस 1 कहां से कहां तक हुआ भाई? तो x माइनस 1 हुआ, अच्छा, -1 से 0 को पूछे सर 1 अपॉन x माइनस 1, तो सोचो अगर कोई नंबर -1 से 0 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक होगा? तो अगर आपको सही से समझ में आता हो तो इनके बीच के नंबर्स का रेसिप्रोकल -1 के आगे आता है, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां, सॉरी, x माइनस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -∞ से -1, है ना। x माइनस 1 कहां से कहां तक आएगा? -1 से 0, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा -∞ से -1, बट आंसर में 2 की पावर है बॉस, तो 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 कहां से कहां तक जाएगा? 2 की पावर -1 इधर, और इधर 2 की पावर -∞। इज 2 की पावर -∞ इंफिनिटी? नो भाई, है ना। 2 की पावर -∞ इज एक्चुअली 1 बाई 2 की पावर इंफिनिटी टाइप चीज। तो 1 बाई 2 की पावर इंफिनिटी मतलब नीचे बहुत बड़ा नंबर है, 1 अपॉन बड़ा नंबर मतलब 0, यानी कि 0, और ये आपका fx है, तो fx कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से हाफ, ये fx का रेंज हो गया। ये अगर fx का रेंज हो गया मेरे भाई, सुनना ध्यान से, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बाउंडेड या अनबाउंडेड है? आंसर इज बाउंडेड है, क्योंकि fx कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा और हाफ से ऊपर नहीं जाएगा, तो इस इंटरवल में ऑलवेज दो लाइंस मिल जाएंगी जिसके बीच में पूरा ग्राफ होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसके रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की वैल्यूज नहीं आ रही, तो यानी ये फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड। को बोले सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स तो पक्की बात है अनबाउंडेड होना चाहिए। पक्की बात है अनबाउंडेड हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि अगर आपने इसके ग्राफ वगैरह देखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, और ये तो ऐसे भी दिखता है कि सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 से इंफिनिटी जाएगा ही जाएगा। अरे भाई वीडियो पॉज हो गया रे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या रहा इसमें। तो हमने बोला क्या कि हमने हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है, 0 से 2 पाई मतलब पूरा का पूरा इंटरवल आ गया ना यार। पाई बाई 2 के आजू बाजू ये इंफिनिटी इंफिनिटी निकल लेगा, यानी कि इसका रेंज 1 से इंफिनिटी तक तो आ ही जाएगा, है ना। इक्वल टू 1 तो शायद नहीं होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये अनबाउंडेड हो जाएगा। हाँ या ना, सोच लो। अब कोई बोलेगा सर tan x ऑन पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3, तो यानी क्या इस इंटरवल में, जैसे ये पाई बाई 3 हो गया बेटा 60 डिग्री, और 5 पाई बाई 3 हो गया 300 डिग्री, तो क्या आपको फील आ रहा है कि 60 डिग्री से 300 में 90 के पहले ये इंफिनिटी जा रहा है, और 90 के आगे ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ये भी फंक्शन कैसे रहेगा? अनबाउंडेड।
नहीं चमका। देख लो यार, फिर भी कोई पार्ट नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। बहुत ज्यादा उड़ने के बाद ना फिर नीचे भी गिर जाता है, माइनस इन्फिनिटी, भूल गया तू, फिर से उड़ चलना। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब लोग क्या है सर, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मतलब एक तो समझना है कि बोलचाल की भाषा है ना, बातचीत करने के अंदाज है कि a curve is represented implicitly as, a curve is represented explicitly as। अगर आप वर्ड फंक्शन नहीं यूज करना चाहते हो तो ज्यादा बेटर है ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कर्व्स, ज्यादा बेटर ये रहेगा ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इम्प्लिसिट के केस में फंक्शन हो भी, है ना, बहुत बार इम्प्लिसिट के केस में फंक्शन ही नहीं होता है ना। वह फंक्शन कैसे नहीं होता, वही वर्टिकल लाइन, कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो तो आपको दिख जाएगा, है ना, बताया था। तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कर्व्स, बहुत बार लिखिएगा ना कि द कर्व इज इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब्ड एज, द कर्व इज इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब्ड एज। अब इतनी बड़ी अंग्रेजी आते आती है कि बच्चा बोलता है अरे क्या लिख दिया रे, इम्प्लिसिटली, है ना, एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड एज, फिर से बच्चा फंस जाता है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा अंतर है, अगर एक कोई कर्व दिया हुआ है एक्स और वाई में इक्वेशन के फॉर्म में, है ना, ऑफ कोर्स हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में ही देगा, कुछ पार्ट इक्वल टू के पहले रहेगा, कुछ पार्ट इक्वल टू के बाद में रहेगा, तो एक्स वाई में इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और मान लीजिए कि इट इज नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, हमेशा वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज व्हाट, वाई। तो कि अगर सपोज कर लो कि कोई एक ऐसा फंक्शन है, हाँ, कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, जो एक्स और वाई में एज एन इक्वेशन दिया हुआ है विच इज नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, तो उस तरह के फंक्शंस को या उस तरह के कर्व्स को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। लेकिन अगर ऐसा हो कि y इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली लिखा हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली लिखा हुआ है, जो भी हो, है ना, जैसा भी हो, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं, उस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लिसिट कर्व या एक्सप्लिसिट फंक्शन टाइप की चीज। समझ में आ रही बात, यानी कि कभी भी x और y में इक्वेशन के तौर पे दिया हुआ है जिसमें y के लिए सॉल्व ना हो, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हो, तो उसको इंप्लिसिट कहेंगे, और अदरवाइज क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। तो सुनिएगा, अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन and not solve for the dependent variable, not solve for the dependent variable what, y, है ना, is called an implicit function या implicit curve, है ना, जो भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन दिस, तो आप ये देख सकते हो कि एज एन इक्वेशन x और y में दिया हुआ है विच इज नॉट सॉल्व फॉर y। कोई बोले कि सर यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक अलग बात है, अभी क्या दिया हुआ है उस स्टेटस पे बात करने वाले हैं, है ना। तो लेकिन अभी आप साफ साफ देख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एन, दिस डिफाइंस y एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y, समझ में आ गया ना, कि अगर ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है इन विच y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया हुआ है, तो दिस डिफाइंस y एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x अलोन, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो कि अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तब तो उसको क्या कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो चलिए मैं कुछ फटाफट से लिख कर आपसे पूछता हूं कि क्या ये एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है, यू नीड टू टेल मी, है ना, यू नीड टू टेल मी। इनमें से कौन कौन सा एक्सप्लिसिट है, कौन कौन सा इंप्लिसिट है, यू नीड टू टेल मी, टेल मी। यस, बिल्कुल सही, ये इंप्लिसिट है भाई, इसमें y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ है मेरे दोस्त, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ है।
इसमें वाई स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मतलब वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स, मतलब इस तरीके से अगर लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि y इक्वल टू रूट एक्स या y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो ये एक एक्सप्लिसिट होता। अदरवाइज इसमें y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ है। कोई बोले ये वाला सर ये भी इम्प्लिसिट है, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या है भाई, ये भी इम्प्लिसिट है। कोई बोले सर ये क्या लिखा हुआ है, तो x और y में इक्वेशन बना के लिखा हुआ है, y के लिए नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कोई पूछा ये क्या है सर, तो ये एक्सप्लिसिट है। आई होप इट इज क्लियर, ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, है ना, मतलब अब डोमेन बतलाना है एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन, मतलब अगर एक्सप्लिसिटली लिखा जाता तो उसका डोमेन बताना है। ओके गाइस, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग बोले cos y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसको अगर आप एक्सप्लिसिट लिखिएगा तो y इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा cos इनवर्स करके, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो अगर डोमेन निकालना है सर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स को माइनस वन से वन होना चाहिए। क्लियरली बात तो यही रहेगी, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, माइनस वन से वन, क्योंकि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स लिख भी लोगे तब भी ये चीज माइनस वन से वन के बीच का ही आएगा, है ना। तो अब मैंने क्या बोला कि चलिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो दोनों साइड सॉल्व कीजिए, जैसे इधर को पहले सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं इधर को पहले सॉल्व करता हूं और ये इधर सॉल्व कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सोचो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो यानी यहां से एक्स ग्रेटर देन माइनस वन आ गया। इधर की साइड सॉल्व कर लिया मैंने और इधर माइनस वन से बढ़ा गया, लेकिन इधर की साइड जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना, तो आप देखना एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स आते हैं, याद कीजिएगा, है ना, इसके जो दो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, एक तो आएगा वन प्लस माइनस रूट अंडर फाइव बाई टू, यानी एक तो आएगा एक्स माइनस ऑफ वन माइनस रूट फाइव बाई टू, फिर एक आएगा एक्स प्लस वन प्लस सॉरी एक्स माइनस ही होगा ना, और वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये बड़ा रूट होगा, और नीचे एक्स प्लस वन हैज टू बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो वेविकर मेथड से जब आप इसको देखिएगा बच्चों, तो ये कहां से कहां तक देगा वैल्यू, एक तो मुझे लग रहा है कि देखो वन प्लस रूट फाइव बाई टू आ रहा है, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से टू पॉइंट समथिंग, तो वन में से टू पॉइंट समथिंग घटाओगे तो मुझे लग रहा है कि माइनस वन आएगा, और पॉइंट समथिंग और टू रखोगे तो माइनस पॉइंट फाइव समथिंग, है ना, तो माइनस वन पहले आएगा और वन माइनस रूट फाइव बाई टू इधर कहीं आएगा, यानी कि दिस इज प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो हमें लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो बस यही ऑप्शन आ रहा है ना, यही ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से, यही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारे को x ग्रेटर देन माइनस वन भी चाहिए, तो पीछे वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। बाकी आप एक बार चेक कर लो, कुछ गलत है तो पहले बतला दो, है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए दैट इज बिटवीन वन माइनस रूट फाइव बाई टू से वन प्लस रूट फाइव बाई टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो एक बार चेक कर लो। पहले वाले पार्ट को भी सेटिस्फाई करना है ना, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो ग्रेटर देन माइनस वन, इसलिए मैंने माइनस वन के पीछे वाला नहीं लिया, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने तो सिर्फ डोमेन निकालना है ना, तो टू की पावर वाई इज टू की माइनस टू की पावर एक्स हो जाएगा ना,
बाकी कोई बोले तो इधर दोनों साइड लॉग ले लेंगे, अपना काम हो जाएगा ना, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग बोले क्या कि इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो करें, क्यों सर? क्योंकि टू की पावर वाई तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर टू की पावर वाई हमेशा पॉजिटिव होगा तो इधर की साइड भी हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब टू हैज टू बी ग्रेटर देन टू की पावर एक्स। यानी इसको अगर कोई लिखे तो वन इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर यूं कह लें कि एक्स इज लेस देन वन। तो लेस देन वन में कहां तक जा सकता है भैया? तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी दिल्ली। ठीक है। अच्छा, होमवर्क में क्या था लास्ट क्लास में यार? एक बार डिस्कस कर लेते हो, नहीं तो फिर आगे फिर डिस्कस बाद में कर लेंगे ना। होमवर्क में क्या था? बताइए भाई, एक्सरसाइज 2 1 to 8 में कोई पूछना चाहता है बच्चा तो बताइए। कोई डाउट पूछना चाहता है एक्सरसाइज 2 1 से 8 में तो बताएंगे जल्दी से। आयुष का तो आ गया, नो डाउट। ठीक है, फिर तो आगे बढ़ना पड़ेगा यार। हम मतलब इसी में बढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम तो बचा ही हुआ है ना। तो चलिए ऑड एंड इवन फंक्शन में बढ़ते हैं, क्योंकि कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, तो आगे बढ़ते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन में ना। तो गाइज नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड एंड इवन फंक्शन, है ना, ऑड एंड इवन फंक्शन। किसी फंक्शन की बात करें कि हम ऑड होगा इवन होगा, तो हालांकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, बट चलिए मैं पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो एक सवाल शुरू शुरू करता हूँ, है ना। या पहले एक बार डेफिनेशन देख ही लीजिए ना, पहले एक बार डेफिनेशन देख ही लीजिए, नहीं तो कोई बोले कि सर हमें तो पता ही नहीं है। तो कोई फंक्शन की अगर हम बात करें कि वो इवन कब होगा या ऑड कब होगा, तो जब कभी भी ये इस तरह का दिखाएगा ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है ना, मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग बोले कि अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी, ठीक है ना, इज सेड टू बी, क्या लिखा हुआ है? इवन कब? इफ f of minus x equal to fx for all x belonging to domain of function and is said to be odd and is said to be odd if f of minus x equal to minus of fx for all x belonging to domain of function। तो हम लोग बोले कि फंक्शन को इवन कब कहते हैं? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो भाई मेरे, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दिस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, गाइस, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हम इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इवन। लेकिन अगर कोई कहता है साहब, है ना, कोई कहता है कि ऑड कब कहेंगे, तो हम लोग ऑड तब कहेंगे जब f of minus x equal to minus fx आ रहा है for all x belonging to the domain of function। तो ये है तो इवन और ये है तो ऑड, और इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो ना तो इवन ना तो ऑड, ना है ना ये है ना ये है, तो ना तो इवन ना तो ऑड। जैसे अगर कोई बोलता है, सपोज कर लीजिए कि अब फंक्शन f, है ना, अब फंक्शन f फ्रॉम डिफाइंड एज fx इक्वल टू cos x, इस तरीके से दिया हुआ फंक्शन बच्चों, है ना।
अब मुझे आप बतलाइए कि इज दिस इवन और ऑड? तो ये फंक्शन डिफाइंड है और अब आपको बतलाना है कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है, ठीक है ना। तो टेक योर टाइम और कोशिश कीजिए सही सही बताएं। हाँ भाई, कुछ बच्चे इवन बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नीदर, है ना। तो बताइए क्यों भाई? नीदर वाले जो बच्चे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नीदर इवन नॉर ऑड, है ना। बिल्कुल सही बात है फाल्गुनी। तो बच्चा क्या है, कॉसेक्स देखकर ना गलती कर देता है, कॉसेक्स देखकर गलती कर देता है। तो इसमें लिखा तो हुआ है थ्री रेंज में है, साफ साफ तो लिख रहा है कि द नंबर थ्री इज इन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। तो उसमें लिख तो रखा है उसने, तो कैसे नहीं पता कि आपको थ्री रेंज में है या नहीं। ना क्वेश्चन ने तो खुद ही लिख रखा है, नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है और कुछ के लिए पॉजिटिव मुझे नहीं पता यार, कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस दो सुना था कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स ही तो लिखा है मैंने। हाँ, वैसे अगर कोई पूछे ना कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, वैसे अगर कोई पूछे कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, है ना। अब पता नहीं आपने किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया कि नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव दिख रहा है या पॉजिटिव के लिए नेगेटिव दिख रहा है, भगवान जाने। मुझे ऐसा लगता है कि आपने दिमाग और फॉर्मूला दोनों लगा दिया, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आ रहा है, लेकिन यहां ये फंक्शन इवन ऑड नहीं है, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। अब बोलोगे सर यहाँ नहीं है वहां है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि कुछ ऐसा तो नहीं आप कहना चाह रहे हो कि अच्छा ये यहाँ पे cos6 लिखा हुआ है और ये एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, चार बित्ता और पांच बित्ता, साढ़े पांच बित्ता के आसपास का डिफरेंस है, इसलिए ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। कि ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आंसर इज नो, ऐसा वाला कोई दिक्कत नहीं है कि साढ़े पांच बित्ता दूर लिखा हुआ है तो इसलिए वो इवन हो गया और ये साढ़े पांच बित्ता इधर लिखा हुआ है तो इधर हो गया, नहीं। इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। इट इज सेइंग कि दिस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या हमारा, क्योंकि थ्री इज इन डोमेन गाइस, है ना, थ्री इज इन डोमेन, तो फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को थ्री रखूं फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तो एफ ऑफ माइनस थ्री एफ ऑफ थ्री होना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि एफ ऑफ माइनस थ्री एफ ऑफ थ्री के बराबर है? आंसर इज नो, क्योंकि सर जी थ्री तो डोमेन में है ना, थ्री तो डोमेन में है लेकिन माइनस थ्री डोमेन में नहीं है, डोमेन इसका शुरू माइनस वन से होता है। कोई बोले सर एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू डोमेन में नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे भाई इवन नहीं है, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि वहां कर रहा है। वहां एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख रहे हैं तो उसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, उसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। तो वहां अगर थ्री भी डोमेन में है तो माइनस थ्री भी डोमेन है, वहां टू डोमेन में हो तो माइनस टू भी डोमेन में है। लेकिन यहां पे इस तरीके से डोमेन डिफाइन करने का मतलब ही हो जाता है कि फंक्शन इवन नहीं रहा, फिर इसके आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं है। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सही डिकोड करना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। तो अगर एक्स डोमेन में है तो माइनस एक्स को भी डोमेन में होना पड़ेगा, अगर एक्स डोमेन में है तो माइनस एक्स को भी डोमेन में होना पड़ेगा, तभी तो बराबर लिख पाओगे। एंड सेम इज विथ ऑड फंक्शन, एंड सेम इज विथ ऑड फंक्शन, कि एक्स अगर डोमेन में है दोस्त तो माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हो कि इसीलिए लिखा है कि कंसीडर एफ एक्स सच दैट बोथ एक्स एंड माइनस एक्स आर इन इट्स डोमेन। ये होना बहुत जरूरी है, अगर एक्स और माइनस एक्स दोनों डोमेन में है तो अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं फंक्शन को इवन, और अगर ऐसा है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि हम कब इवन कब ऑड कह रहे हैं? जैसे यहां पे देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इवन फंक्शन है, अभी जस्ट देखा। यहां पे भी देखिएगा जी एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए
अगर आप यहाँ g ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे आपका g बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत आराम से आप इसको निकाल पाइएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी गाइस g। सो फंक्शन कैसा हो गया, इवन। कोई बोले कि यहाँ पे सर तो f ऑफ माइनस एक्स निकाल दीजिए, साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स मेरे भाई माइनस साइन एक्स आ जाएगा, अगर ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा तो दिस इज माइनस ऑफ एक्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑड और इवन के बारे में बात कर लेते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत बार क्या होता है कि हम फंक्शन को इवन और ऑड चेक करते हैं ना, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड हो सकता है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फंक्शन को इवन और ऑड चेक करने के लिए हम x की जगह माइनस एक्स रख के f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। वाह, अच्छा ऑड इवन का आ गया क्या डल गया होगा यार, बाय मिस्टेक। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन है, उसको इवन ऑड के लिए चेक कीजिएगा, तो आप x की जगह क्या रख दीजिएगा, माइनस एक्स। अब f ऑफ माइनस एक्स रखने के बाद फिर अब आप क्या करोगे कि विल ट्राई की या तो वो fx में बदल जाए और या फिर माइनस fx में बदल जाए। तो हम वैसा करते हैं कि भाई हम x की जगह माइनस एक्स रख लेते हैं, पहले डोमेन चेक करना होगा ना कि x है डोमेन में तो माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए, पहली चीज वो क्लियर कर लेना। क्लियर करने के बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि अच्छा चलो f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, फिर f ऑफ माइनस एक्स निकालने के बाद फिर देखते हैं कि या तो fx में बदले या माइनस fx में बदले। बहुत बार ऐसा तुरंत से होता हुआ नहीं दिखता है, जैसे आपने एग्जामिनेशन में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इवन फंक्शन पे है ना या ऑड फंक्शन में, आपने x की जगह माइनस एक्स किया, f ऑफ माइनस एक्स निकाला और फिर सोच रहे हो fx या माइनस fx में बदलेगा, आपने ट्राई किया नहीं बदल रहा था, आपने सोचा कि चलो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, शायद थोड़ी देर में इसमें फफूंदी लग जाएगी तो फिर शायद fx या माइनस fx में बदल जाएगा, बट थोड़ी देर के बाद भी आप देखते हो तो बोलोगे यार ये तो सेम ही टू सेम आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, और आपने कह दिया कि अच्छा ये तो फिर नीदर ऑड नॉर इवन है, तो आपने टिक मार दिया नीदर ऑड नॉर इवन, आ गए आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर और फिर आपको आंसर की मिली और फिर आपने आंसर की में देखा कि अरे फंक्शन तो ऑड दिया हुआ था, फिर आपको लगा कि यार आंसर की पहले दे देते तो सही हो जाता मेरा, लेकिन अब आंसर की उन्होंने लेट दी है ना, एग्जामिनेशन के बाद दी, तो अब प्रॉब्लम हो गई कि यार फंक्शन ऑड था, वहां तो दिखा ही नहीं सर। तो भाई इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो आप समझिएगा कि आप ऐसा नहीं करके छोड़ सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स निकाला वो fx माइनस fx में नहीं बदला तो मेरे लिए तो फंक्शन नीदर ऑड नॉर इवन हो गया और एग्जामिनर के लिए फंक्शन तो इवन ऑड था सर जी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको उसका आइडिया बतलाता हूँ। फिर आपको ये काम करना चाहिए कि आप या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मोस्ट ऑफ द चीज क्लियर हो जाती है। एक्स और माइनस एक्स को डोमेन में देखने के बाद जब आपकी आंखें तृप्त हो जाए, बिल्कुल आपका मन भर जाए कि हाँ यार सर एक्स भी है और माइनस एक्स भी है डोमेन में, अब तो चेक करना पड़ेगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कीजिए, आप एफ एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए। अगर जोड़ने पे जीरो आ जाए, क्योंकि इसके बाद क्लियर सीन हो जाता है कि या तो जोड़ के जीरो दिख रहा होता है या नॉन जीरो दिख रहा है, तब तो बात ही खत्म हो गई है ना, या घटा के जीरो दिख रहा है। तो अगर जोड़ के जीरो दिख रहा है तो ऑड हो गया और घटा के जीरो दिख रहा है तो इवन हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स को उधर ले जाइएगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, और इसमें आप एफ ऑफ एक्स को उधर ले जाइएगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो यानी कि अगर जोड़ के जीरो दिख जाए तो ऑड और घटा के जीरो दिख जाए तो आपको इवन। मेरे ख्याल से क्लियर पॉइंट है ना। तो आपको फिर ये काम करके आना चाहिए, अगर फिर भी दिख रहा है ना तो जोड़ के ना तो घटा के जीरो आ रहा है तो फिर तो आप पक्के से नीदर ऑड नॉर इवन कह सकते हो। सेकंड पॉइंट कि फंक्शन मे बी नीदर ऑड नॉर इवन, तो दिस इज पॉसिबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट इजीली। The only function which is defined on the entire number line and is even and odd at the same time। अगर कोई बोले कि एक फंक्शन ऐसा है ना सर वो इवन भी है और ऑड भी है, तो बताइए कौन सा फंक्शन होगा। तो हम द ओनली फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एकमात्र फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो कि ऑड भी है और इवन भी है। अगर कोई बोले कि सर प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर फंक्शन ऑड है बेटा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और फंक्शन अगर इवन है मेरे भाई तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऑड है तो ऊपर वाला कंडीशन, इवन है तो नीचे वाला कंडीशन। कोई बोले सर दोनों है, तो दोनों है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
अब मैंने कहा कि दोनों को घटा दीजिए, अब जैसे ही दोनों को घटाइएगा तो इधर तो 0 आ जाएगा और इधर घटाइएगा तो -2fx आ जाएगा। अब -2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको साक्षात fx क्या दिखेगा? 0। मतलब एकमात्र फंक्शन ऐसा है जो इवन और ऑड दोनों होगा एंड दैट इज fx इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कहता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन, आंसर इज यस। आप कोई भी फंक्शन ले लो, fx इक्वल टू 2 सर, fx इक्वल टू 3 सर, तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा इवन होगा क्योंकि अब आप f ऑफ -x निकालोगे तब भी तो 2 ही आएगा, f ऑफ 1 निकालोगे तो 2 आएगा, f ऑफ -1 तो 2 आएगा, f ऑफ 3 2 तो 2 आएगा, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है भाई, तो यानी कि f ऑफ -x भी 2 आएगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन कैसा हो जाएगा? इवन। एक बोल रहे हैं इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज ट्रू, लेकिन आपको इनवर्स समझने के बाद ये चीज आएगी, है ना, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। बट इवन फंक्शन हमेशा कैसा होगा? एक मेनी वन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन हमेशा कैसा होगा? एक मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि उसकी x पे वैल्यू और -x पे वैल्यू दोनों पे सेम वैल्यू आएगी, तो दोनों फंक्शन दोनों पे का सेम वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया? मेनी वन। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, तो इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अब हम ये लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिए, है ना, सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिए। चलिए, तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है ना, इसका ग्राफ देखिएगा तो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मिलेगा, और ऑड फंक्शन का सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और इसी में लिख सकते हैं सिमेट्रिक इन ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। और सिमेट्रिक इन ऑपोजिट कोऑर्डिनेट, है ना, है ना, देखना जैसे अगर कोई बोलता है कि फंक्शन इवन है सर, तो हम लोग बोले कि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है और ये इसको सेटिस्फाई करेगा, f ऑफ -x इक्वल टू fx होगा। आप जैसे कोई फंक्शन ले लो, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये इवन है, आप चेक कर सकते हो, और इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का रीजन क्या है? इसका रीजन है सर क्या, कि अगर आप 1 पे वैल्यू निकालोगे तो जो 1 पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू -1 पे भी आएगी, इसलिए सिमेट्रिक है सर। इसलिए सिमेट्रिक है, यानी आप यहां क्या कह रहे हो कि जैसे x आपने इनपुट रखा, है ना, तो आपके पास आउटपुट आया y, और ये कह रहा है कि -x का जो आउटपुट है और x का आउटपुट सेम है। अब बोलोगे ये कहां बोल रहा है आउटपुट सेम है? अबे fx का मतलब ही आउटपुट होता है ना, एट x, और -x पे आउटपुट क्या आएगा? f ऑफ -x, और ये दोनों बराबर है, यानी कि अगर x पे आउटपुट y आया तो -x पे आउटपुट भी तो y ही आया। क्यों? क्योंकि x और -x का आउटपुट सेम है और x पे आउटपुट y आ रहा है, तो इसका मतलब x पे अगर y है तो -x पे भी y है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बारे में अगर थोड़ा डीपली सोचो कि अगर x, y यहां कहीं है, कहीं भी हो सकता है वैसे, है ना, तो -x, y इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ही तो होगा। x, y अगर इधर कहीं है तो -x, y इसका रिफ्लेक्शन ही तो y एक्सिस में, और ये हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है। तो अगर हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है तो एवरी पॉइंट विच हैज x, y ऑन द ग्राफ, तो उसके लिए -x, y भी तो ग्राफ पे ही होगा, यानी पूरा ग्राफ y एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिकल। पूरा ग्राफ y एक्सिस के अबाउट क्या होगा मेरे भाई? सिमेट्रिकल। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऑड फंक्शन के बारे में सेम चीज सोचते हैं ना, कि अगर कोई बोलता है कि फंक्शन ऑड है मेरे भाई, तो y इक्वल टू fx है फंक्शन, है ना, तो x पे आउटपुट y आ रहा है ना, तो अब मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ -x इक्वल टू fx है, सॉरी -fx है, तो अब सोचो कि -x पे आउटपुट क्या आएगा, तो देखो x का आउटपुट अगर y है तो ये -y हुआ, अगर x का आउटपुट y है तो ये -y ही तो हुआ, क्योंकि x पे आउटपुट इसने y दिया है तो -y होगा, यानी कि अगर x, y अगर ग्राफ पे है तो -x पे आउटपुट -y मिल रहा है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि -x पे अगर आउटपुट -y मिल रहा है तो ये दोनों पॉइंट ग्राफ पे होंगे, और ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो ये कैसे पॉइंट्स हैं? अगर x, y मेरे भाई यहां है तो -x, -y मेरे ख्याल से यहां होगा,
है ना, तो दे आर गोइंग टू बी सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। या फिर यूं कह सकते हो, या फिर यूं कह सकते हो कि हम लोग बोलें कि ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। जैसे अगर y इक्वल टू साइन एक्स सोचो आप, तो इजंट इट अ ऑड फंक्शन? आंसर इज यस। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, अगर ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो देखना इधर ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर ग्राफ बन रहा है वैसा ही इधर ग्राफ बनना चाहिए, है ना। तो यानी कुल मिला के जैसा इधर ग्राफ बन रहा है वैसा इधर बनना चाहिए, मतलब कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना, कुछ कुल मिला के ग्राफ ऐसा बनना चाहिए ना, इसके जस्ट सिमेट्रिकल। और जैसा इधर है वैसा इधर बनना चाहिए। चेक कर लो। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिन के अबाउट कैसा हो जाएगा, ये ओरिजिन के अबाउट कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए अगला एक स्पेशल नोट और लिख लीजिए, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। If a function fx is defined as f of a plus x equal to f of a minus x, जैसे ये, तो ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि दो पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम है। कहां कहां पे? एक तो बोला है a से x यूनिट दूर, जैसे मान लो यहाँ a है, तो a से अगर x यूनिट दूर मतलब आप a प्लस x ढूंढोगे, तो ये अगर x यूनिट राइट है, तो यहां से अगर x यूनिट लेफ्ट जाओगे तो ये a माइनस एक्स टाइप की चीज होगी। अगर आप सोचो कि अगर आप दोनों चीजों को, है ना, x x यूनिट लो, इधर से आगे x और इधर से पीछे x, तो ये पॉइंट हो गया आपका a प्लस एक्स और ये पॉइंट हो गया आपका a माइनस एक्स। तो बोला यहां जो फंक्शनल वैल्यू है और यहां जो फंक्शनल वैल्यू है सेम है, और ऐसा हर बार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के अबाउट पूरा ग्राफ सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। तो जब कभी भी आपको इस तरह का डेटा समझ में आए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। अब जैसे कोई कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एक्स, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री? कोई बोले कि सर कैसे इस पे हम पहुंच पाएंगे कि ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है ना, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है। तो आप इसको वैसे तो देखो इस हिसाब से बदलना चाहोगे तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि एफ ऑफ वन माइनस एक्स, और ये है एफ ऑफ वन प्लस ऑफ वन माइनस एक्स। आप चाहो तो वन माइनस एक्स को यू मान लीजिए, तो आपको कायदे से वैसे तो दिख जाएगा कि दिस इज एफ ऑफ वन माइनस यू एंड दिस इज एफ ऑफ वन प्लस यू, है ना। तो यहां से वैसे तो सिमेट्री दिख जाएगी कि दिस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट वन। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि यार सर मैं वैल्यूज रख रख के सोच लेता हूं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि जैसे मैंने x इक्वल टू जीरो रखा तो f0 और f2 सेम दिख रहा है मुझे, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे टू रखा, सॉरी थ्री रखा, तो f3 यानी कि थ्री आगे, और f ऑफ माइनस वन यानी कि इससे एक यूनिट पीछे, है ना, ये सेम दिख रहा है। तो ये कौन से पॉइंट के अबाउट हमारे को सिमेट्रिकल बात कह रहा है? तो साफ साफ दिख रहा है कि जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, यानी कि वन वाला, उससे एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर, दो यूनिट उधर दो यूनिट इधर, इस तरीके से खेल चलना। तो यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस हैज द सिमेट्री लाइन x इक्वल टू वन। मतलब इसको देखकर आपको पहचानना चाहिए कि दिस इज सिमेट्रिकल। कोई बोले f ऑफ फोर प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सोचिए।
यस, x इक्वल टू 5। और बाकी आप ऐसे भी देख के समझ लो कि अगर इन दोनों को जोड़ दें अंदर वालों को, है ना, अपॉन 2 कर दें, सीधा आंसर आ जाएगा। जोड़ के इन दोनों को जोड़ दें, अपॉन 2 कर दें, सीधा आंसर ही आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें, अपॉन 2 कर दें, सीधा आंसर ही आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जिसमें x डोमेन में है और माइनस एक्स भी है ना, और मान लीजिए कि वो कोई नॉर्मल है, मतलब नीदर ऑड नॉर इवन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हम हमेशा इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, को बोल रहा है एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन इट्स डोमेन व्हेनेवर एक्स इज इन इट्स डोमेन, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस नॉट इन द सेंस कि उसका ग्राफ सिमेट्रिकल है, इन द सेंस कि अगर x डोमेन में है तो माइनस एक्स भी डोमेन में है। तो हम लोग बोले कि हर एक फंक्शन को हम सम ऑफ इवन या ऑड फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि इन दोनों में f ऑफ माइनस एक्स कट के दोबारा एफ एक्स ही बन जाएगा सर? देखिए ध्यान से, एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू एफ एक्स अपॉन टू कितना बन जाएगा, फिर से वापस एफ एक्स ही बन जाएगा मेरे ख्याल से, तो है ना। तो आप यहाँ पे पहले फील कीजिए कि ये फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, ये इवन कहलाएगा। सर कैसे इवन कहलाएगा? तो चलिए इसको मैं जी एक्स मान लेता हूं, नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। इसको अगर मैं जी एक्स मानता हूं इस पार्ट को, तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रख दूं इसमें, है ना, x की जगह माइनस एक्स, तो क्या g ऑफ माइनस एक्स दोबारा से सेम ही चीज आ जाएगी? आंसर इज यस। तो ये बच्चों देख सकते हो ये gx ही है, तो g ऑफ माइनस एक्स अगर gx है तो ये वाला पार्ट बहुत ऑब्वियस है कि ये कैसा हो गया, इवन। और कोई इस पार्ट को hx मान के चेक करना, ये ऑड आ जाएगा। इस पार्ट को आप hx मान के चेक करना, ये पार्ट आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑड आ जाएगा। तो यानी आप समझ गए कि अगर कोई भी फंक्शन है ना, उसका उसको हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर x डोमेन में है तो माइनस एक्स भी डोमेन में हो, मतलब f ऑफ माइनस एक्स डिफाइंड हो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस तरीके से हमेशा एक्सप्रेस किया जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से, तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है कि कोई एक फंक्शन होता है जो नीदर और नॉर इवन हो, तो पूछ देगा कि व्हाट इज द इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन या व्हाट इज द ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो आपको फिर इस चीज का दिमाग में डालना पड़ेगा, और ये पार्ट उसका इवन पार्ट कहलाएगा और ये पार्ट उसका क्या कहलाएगा, ऑड पार्ट। तो अगर इवन पार्ट किसी फंक्शन का पूछता है तो योर आंसर शुड बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन टू, वो कहलाएगा उसका इवन पार्ट। और फिर अगर ऐसा करके आप देते हो तो वो कहलाएगा आपका ऑड पार्ट। तो आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी मच क्लियर। लास्ट पॉइंट बहुत इजी सा है कि अगर एफ एक्स ऑड है और डिफाइंड है जीरो पे, यानी कि जीरो उसके डोमेन में है, तो एफ जीरो को जीरो ही होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी फॉर एफ जीरो, अगर जीरो डोमेन में है। आपको बोले सर इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स फॉर ऑड फंक्शन। और अगर जीरो डोमेन में है तो जीरो अगर मैं इस पे रखता हूं तो एफ जीरो इक्वल टू माइनस एफ जीरो है ना। अब ऐसा नहीं कि सर मैंने एफ जीरो काट कर एक नया ही मसाला पैदा कर दिया, वन इक्वल टू माइनस वन, भाई रुक जाना, है ना। हम लोग लेके एक साइड ले जाइए तो ट्वाइस एफ जीरो इज जीरो एंड दिस गिव्स यू एफ जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन कभी भी ऑड हो और जीरो पे डिफाइंड हो तो आप इमीडिएटली एफ जीरो की वैल्यू क्या सोच सकते हैं, जीरो। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? चलिए मेरे ख्याल सब बच्चों ने लिख लिया है। एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा, इसको हम लोग अगली क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और इसमें आंसर्स भी मेंशन्ड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको अगली क्लास में देख लेंगे। और इसमें कुछ फंक्शंस हैं जिसको आपको चेक करना है ऑर्डर इवन के लिए, है ना। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, फिर एक क्वेश्चन ये भी है। तो इन सबको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना, और इस चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम अगली क्लास में फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक तो आपको होमवर्क में करना है, एक तो ये होमवर्क में करना है। दूसरी चीज हम लोग को जो करनी है, शायद 8 तक हमने कर लिया बच्चों इसमें, एक्सरसाइज 2 में। तो एक्सरसाइज 2 में 8 तक कर लिया है, तो 4 में देख लेते हैं पहले।
एक्सरसाइज 4 में 1 2 3 4 आप कर सकते हो, 4 ही सवाल है, ठीक है। और एक्सरसाइज 5 में 1 2 3 4 5 6, then is your 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये इधर कर लीजिएगा एक्सरसाइज 5 में बच्चों, और एक्सरसाइज 4 में 1 2 3 4 है ना। तो इसमें आई होप सिर्फ एक क्वेश्चन शायद छूटा है बीच में, 7 नंबर, उसके अलावा सब ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम अगली क्लास में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे काम करेंगे। और थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। और पहली चीज, हमें डरना नहीं है ना, वी शुड हैव इनफाइनाइट करेज टू फाइट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज है कि हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है, और बिल्कुल ऐसे किसी लूप में नहीं फंसे जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करता हो, क्योंकि दिस इज द टाइम यू कैन डू एनीथिंग, है ना। मतलब उसे करना पड़ेगा, मतलब लगना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ मैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।